नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अधूरी औरत की ममता। अनिकेत कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। वैसे तो वह रोज सुबह 6 बजे उठ जाता था। माता का आदेश था रोज सुबह उठकर थोड़ा प्रभु नाम, थोड़ा व्यायाम, फिर अपनी दिनचर्या शुरू किया कर। आज आंख नहीं खुली। खुली तो फोन की घंटी से देखा तो माता का फोन था। हेलो माता। नमस्ते। कैसी हो आप? आज सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ, हाँ सब ठीक है। तू कैसा है चंदा? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक हूँ माता। अब तो फाइनल ईयर है। बस फिर तेरा चंदा तेरे पास होगा। हाँ बेटा, मालिक की मेहर रही तो। फोन बीच में ही कट गया। अनिकेत अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। कॉलेज भी समय पर पहुंचना था, परंतु मन कुछ अनमना हो गया, जैसे माँ की बात अधूरी रह गई थी। सोचा, चलो शाम को कॉलेज से आकर ठीक से बात करूंगा। यही सोचकर कॉलेज चला गया, परंतु वहां भी मन नहीं लगा। 3 पीरियड थे, किंतु 2 अटेंड करके ही कमरे पर आ गया। कहीं कुछ छूट गया था जो बेचैन कर रहा था। माँ को फोन किया, घंटी बजती रही, कोई उत्तर नहीं आया। घबराहट होने लगी। अब मन नहीं लग सकता था। माता ने इतनी दूर पढ़ने भेज दिया था। साल में एक बार घर आने का आदेश था, किंतु आज मन किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं था। यूं तो हमीरपुर से सुजानपुर ज्यादा दूर नहीं था। होगा यही 25-30 किलोमीटर। बस से आना जाना होता था और इसके लिए मारा मारी भी बहुत होती थी। सुजानपुर में सैनिक स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद माता ने हमीरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भेजकर अनिकेत को उड़ने के लिए पंख दे दिए थे। बस में बैठकर बचपन की यादों के हिडोले में झूलता हुआ कब सो गया पता नहीं चला। अरे भाई उठो, सुजानपुर हिटरा आ गया। चलो उतरो, जल्दी जल्दी। कंडक्टर की आवाज से अचानक आंख खुल गई। बस से उतरकर पैदल ही चल दिया। आज तो घर तक का रास्ता भी लंबा लग रहा था। सड़कों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। अनिकेत मन ही मन स्थानीय प्रशासन पर झुंझला रहा था। किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजे पर ताला लगा देखकर चौंक गया। पड़ोस से एक आदमी बाहर निकलकर आया, चुपचाप उसके हाथ में चाबी थमाकर दरवाजा बंद कर लिया। मन में कौतूहल था, माता कहाँ चली गई। सुबह सुबह उसे पता भी तो नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज तो माता को सरप्राइज ही सही, डांट ही तो लेगी। कोई बात नहीं, डांट खा लूंगा। ताला खोलकर देखा, सारे कमरे में धूप फैली हुई थी। खिड़की से आती हुई सूरज की किरणें जैसे उसका स्वागत कर रही हो। माँ की तस्वीर सामने रखी थी, बहुत पुरानी थी। एक बार जीत करके उसने ही खिंचवाई थी। पलंग पर लेटकर माता की प्रतीक्षा करने लगा। तभी देखा, तस्वीर के पास कुछ पन्ने मुड़े तुड़े किंतु बड़े तरतीब से रखे हैं। अनिकेत ने जिज्ञासावश उठाकर देखना चाहा तो देखा, ये तो उसी के नाम माता का पत्र है। मेरे चंदा, मैं जानती थी कि तू आएगा, क्योंकि तुझसे ज्यादा मैं तुझे जानती हूँ। माँ हूं ना तेरी। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, इसके लिए मैं तेरी गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने दिल के एक अंधेरे कोने को तुमसे छुपा कर रखा, उसका दरवाजा तेरे लिए बंद रखा। मैं खतावार हूँ, मुझे माफ कर देना बेटा। आज से 50 साल पहले अपने अतीत में चलती हूँ। दिल्ली के मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे परिवार में मेरा जन्म हुआ था। पिता छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। हम 3 भाई बहन थे। मुझसे बड़ी एक बहन थी और भाई मुझसे छोटा था। माता पिता की छाया में हम तीनों भाई बहन बहुत खुश थे। तीनों भाई बहनों में मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय की चाल ऐसी बदली कि अचानक मेरे जीवन में तूफान आ गया। मैं वो फूल थी जिसको स्वयं माली ने ही अपनी बगिया से दूर कर दिया। तब मैं बची थी। मैं नहीं जान पाई कि मेरी क्या गलती है। बहुत रोई, मुझे ध्यान है। मेरी माँ तो रोते रोते बेहोश हो गई थी। भाई मेरा दहाड़े मार मार कर रो रहा था और दीदी वो सहमी हुई बूत बनी खड़ी थी। एक मेरा माली ही था जो पत्थर दिल हो गया था। मुझे अजनबी लोगों के हवाले कर दिया गया था, ऐसे ही जैसे कोई अपनी पौधा को बचाने के लिए खरपतवार को उखाड़ कर दूर फेंक देता है।
मैंने सोचा मेरे पिता ने मुझे बेच दिया है, किंतु ये वो सच्चाई है जिससे मैं भी अनजान थी, जो मैं बहुत बाद में जान पाई कि मेरा कसूर क्या है, जो मैंने किया ही नहीं और जिसकी सजा मुझे मिली है। मैं उन लोगों के हवाले कर दी गई थी जो नाचने गाने का काम करते थे। तकदीर के इस मजाक को मैंने स्वीकार कर लिया था। वहीं पर मेरी ही उम्र की एक और लड़की थी। उससे मिलकर ऐसा लगा कि जो मेरे साथ हुआ है वही उसके साथ भी हुआ था। हम दोनों को विधाता ने धरती पर तो भेज दिया, किंतु पूर्ण किए बगैर। शायद वो भूल गया जिसे खिलौने बनाने वाला किसी खिलौने को बताने समय आकार देने में गलती कर बैठता है। किसी का कोई न कोई अंग कुरूप बना देता है या कोई अंग लगाना भूल जाता है। मैं तो देखने में सुंदर थी, किंतु तुझसे क्या कहूँ। खैर, उस दूसरी लड़की का नाम कुक्कू था। मेरा स्कूल का तथा घर का नाम गायत्री था। जिन लोगों के साथ मुझे रहना था उन्होंने मेरा नाम भी मेरे जीवन की तरह बदल दिया था। मुझे गायत्री से गातू बना दिया गया था। कुकू और मैं एक ही डाल के पंछी थे, मगर उड़ना चाह कर भी नहीं उड़ सकते थे। साल दर साल बीतते गए। गाना बजाना और लाल बत्ती पर खड़े होकर हाथ फैलाना, बस यही जीवन था। किंतु घर की याद वैसी ही थी, जो मुझे रोज रात को सर्प के दंश की तरह डसने चली आती थी। वही दिन वही रात, ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। एक दिन रात को अपने साथियों के साथ अपने डेरे पर लौट रही थी, तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरा जो था आसपास। मेरे सभी साथी आगे निकल गए, परंतु मेरा मन अटक गया। मैं फिर लौटकर वहीं गई। देखा तो कूड़े के कंटेनर के पीछे एक नन्हा जाया कपड़े में लिपटा जोर जोर से रो रहा है। बहुत देर तक खींचतान में उलझी रही, क्या करूं क्या न करूं। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि मेरे भीतर किसी कोने में ममता नाम की चोरनी छुप कर बैठी हुई थी। मैं तुझे अपने आंचल में छुपाकर घर ले आई। घर लाकर डरते डरते सब साथियों को दिखाया। सब खुश थे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। हमारे मुखिया ने भी कुछ नहीं कहा, बहुत खुश हुआ और मैं भी खुश। मुझे तो जैसे अमृत घट मिल गया था, जिसकी एक बूंद ही मुझे जिलाए रखने के लिए काफी थी। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन कुक्कू ने कहा, गातो, तू यहाँ से चली जा। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कहाँ जाऊं मैं? मेरा तो घर भी छीन लिया गया। कुक्कू ने बताया, नहीं नहीं, तो इस बच्चे को या तो इनके हवाले कर दे या कहीं चली जा। मैंने सुना है ये लोग बात कर रहे थे, इस बच्चे को अंग भंग करके अपनी तरह बनाना चाहते हैं, अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए कह रही हूँ, बच्चे को लेकर कहीं चली जा। मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। गाज ऐसी गिरी कि एक पल में सब बदल गया। अपनी किस्मत मानकर जिस घर को मैंने अपना लिया था, आज वही घर मुझे कैद खाना लगने लगा था। एक बार फिर घर छूट रहा था मुझसे, लेकिन संतोष था कि चलो, इस बार मैंने कुछ किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है, और इस सजा को भुगतने के लिए मैं खुशी खुशी तैयार थी। एक रात अंधेरे में तुझे लेकर मैं नए सफर पर निकल पड़ी। जिस गाड़ी में बैठी थी, मुझे नहीं पता था वो मुझे कहाँ ले जाएगी। उस रात के सफर ने मुझे अपनी जमीन से बहुत दूर कर दिया था, और मैं कभी रेल कभी बस में धक्के खाती रही। अब मैं जिस जमीन पर खड़ी थी उसका नाम था सुजानपुर टिहरा था। अजनबी लोग, अजनबी जगह के बीच मैं अपनी पहचान छुपाए इधर उधर भटकती रही। हर कदम पर समय मेरा इम्तिहान ले रहा था और मैं अपनी मंजिल तलाश रही थी। ठोकर खाती रही, किंतु मैं भीख मांग कर नहीं जीना चाहती थी। काम की तलाश में भटकती रही और काम मिला भी, एक होटल में बर्तन और सफाई का। बेटे, तेरे ही भाग्य से एक दिन उस होटल में एक सेठ और सेठानी आए। मैं नहीं जानती कि उनको मुझ पर दया आई या मेरी गोद में तुझ नन्हे को देखकर उनका दिल पसीज गया। और न मेरी जात, मेरी बिरादरी से तो सभी नफरत करते हैं। उस घर में मुझे खाना बनाने का काम मिल गया। मुझ डूबते को तिनका तो नहीं कहूंगी, हाँ, मुझे तो संभावनाओं से भरी एक नाव मिल गई थी, जिसने मेरा सफर आसान कर दिया था। जिंदगी के इस नए परिवर्तन से मैं बहुत खुश थी। सेठानी, जिनको मैं बाई जी कहती थी, उनसे मेरा अवश्य ही कोई पिछले जन्म का नाता रहा होगा। जिंदगी के इस मोड़ ने मुझे अपने पर गौरवान्वित
होना सिखाया। अब तक जितनी उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन की कुंठा मन में पलकर वट वृक्ष बनकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन में सूख कर धराशायी हो गई। तूने मुझे माँ के सिंहासन पर बैठा दिया। बेटा, तू मेरे जीवन में फरिश्ता बनकर आया था। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए। मैं नहीं पढ़ पाई थी, मुझे तकदीर और वक्त ने नहीं पढ़ने दिया। मैंने तुझे पढ़ाकर अपनी वह तृष्णा शांत कर ली। मैं इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजार हूँ। अनिकेत पढ़ते पढ़ते कब तक सिसकियां भरता रहा, उसको नहीं पता। हृदय सीना चीरकर बाहर निकलना चाहता था तो दहाड़ मारकर रोने लगा। उसका हृदय स्वीकार नहीं करना चाहता था कि जिसकी गोद में पलकर वो आज आसमान छूने चला था, वो समाज के द्वारा उपेक्षित बिरादरी का हिस्सा है। नहीं नहीं, वो तो माँ है मेरी। अनिकेत ने अपने आप को संभाला। वह रुक नहीं सकता था। फिर पढ़ना शुरू किया। जिंदगी के इस किताब का एक एक पन्ना उसके लिए नई कहानी लिख रहा था। वो भी तो किसी की उपेक्षा का शिकार था, जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वह फिर माँ माँ कहता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानती हूँ तुझे यह सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, किंतु मेरे बच्चे, जीवन की सच्चाई जिनसे तकदीर हमें रूबरू कराती है, वो मीठी हो या कड़वी, हमें दोनों को स्वीकारना होता है। यही तो जीवन है। तुझको जो मैंने बाहर आगे पढ़ने के लिए भेजा, तो अपने सीने पर पत्थर रख कर भेजा था। वही सीने का पत्थर मेरे भीतर धंसता रहा और मुझे धीरे धीरे खत्म करता रहा। अनिकेत को ध्यान आया, एक बार वह छुट्टियों में घर आया था तो माता को बहुत कमजोर पाया था, परंतु काम पर बराबर जाती थी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिकेत ने अपनी माँ से पूछा था, माता, तुम मेरे पीछे खाना नहीं खाती हो क्या? गायत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था, क्यों नहीं खाती? खाना नहीं खाऊंगी तो काम कैसे करूंगी? अनिकेत को तसल्ली नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है रात भी शायद तुम ठीक से सोई नहीं हो। कोई तकलीफ हो तो बताती क्यों नहीं हो? कल डॉक्टर को दिखाने चलना। फिर मैं चला जाऊंगा तो फिर तुम कुछ नहीं करोगी। गायत्री ने बात को टाला। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ होगा तो बाई जी है ना, मैं उनको बता दूंगी, वो किसी डॉक्टर को दिखा देंगी। तू बिल्कुल चिंता न कर। इतना कहकर माता ने टाल दिया और बात वहीं खत्म हो गई। उसने सोचा, मैं भी वहां जाकर भूल गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। आज इसे महसूस हो रहा था, आने दो माता को, अब की बार तो उन्हें जरूर डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मन में अजीब से विचार आने लगे। उन्हें झटक कर फिर पत्र पर आंखें गड़ा दी। अब तो मेरे चंदा एक ही इच्छा है कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। बेशक तू मेरा जिक्र किसी से न करना, मगर तेरे दिल के किसी कोने में मेरी मौजूदगी हमेशा बनी रहेगी। मैंने तुझे पैदा तो नहीं किया, ना ही कुदरत ने मुझे इस योग्य छोड़ा है, किंतु बेटा, तूने मेरे जीवन में आकर मुझे जो दिया, उस सुख, उस आनंद का बदला मैं कई जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगी। तुम हमेशा खुश रहो। इतना भी नहीं कह सकती कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। अब अनिकेत के सब्र का बांध टूट रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे चलकर बाई जी से पूछना पड़ेगा। और जैसे ही वह चलने को खड़ा हुआ, घर के अंदर दो लोग ने प्रवेश किया। उसने पूछा, कौन है आप लोग? माता घर में नहीं है। इतना सुनकर एक जो दिखने में महिला थी, फूट फूट कर रोने लगी। हाय हाय, गातू तू कहाँ चली गई? कौन किसके लिए विलाप कर रहा था, ये नियति खूब समझ रही थी, किंतु अनिकेत ही नहीं समझ पा रहा था। कहने लगा, कहाँ है मेरी माता? कुकू बोली, मेरा नाम कुकू है, तेरी माँ की सहेली। तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई, अब वो कभी नहीं आएगी। अनिकेत समझा नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई है। मुझे जल्दी बताइए क्या हुआ है, कहाँ है वो, मुझे उनके पास ले चलिए। कुक्कू ने समझाते हुए कहा, तेरी माँ को फेफड़े की बीमारी थी, किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं। कई साल से बीमार थी, बस एक सनक थी कि मेरे बेटे को मत बताना, पढ़ाई छोड़कर चला आएगा। मुझे भी कुछ दिन पहले बताया था,
अचानक मुझे 2 दिन पहले खबर दी, तुरंत बुलाया था। यहाँ आकर देखा तो कुछ क्षण की मेहमान थी। उसने मुझसे कहा था मेरे मरने के बाद मेरा क्रियाक्रम मेरे बच्चे के आने से पहले कर देना। मैं नहीं चाहती कि अगले जन्म में भी मैं अधूरी औरत बनूं। मुझे जीने के लिए पूरा आसमान चाहिए, कहने लगी। अगर वो मुर्दे को देख लेगा तो फिर मुझे अगले जन्म में भी किन्नर बनना पड़ेगा। इतना कहकर उसने दुनिया छोड़ दी। जैसी प्रथा है, हमने उसे रात को दफना दिया। मैं मजबूर थी। हमारे समाज की प्रथा है, हमारी मिट्टी को यदि कोई देख लेगा तो हमें फिर यही शरीर मिलेगा। अब तू बता, मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं की? बेटा, अब तो तू उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर। हो सकता है उसकी मुराद पूरी हो जाए और अगले जन्म में तू उसकी कोख से पैदा हो। इतना कहकर कुक्कू फूट फूट कर रोने लगी। अनिकेत कुक्कू के सीने से लिपट गया, जैसे उसकी माता का दिल इस छाती में धड़कता मिल जाएगा। सब्र कर बेटा, उस बदनसीब की मुराद पूरी हो, यही प्रार्थना कर। इतना कहकर कुक्कू ने अनिकेत को अपने सीने में छिपा लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।